आओ बच्चे स्टार्ट करते हैं। बच्चे अपना सेकेंड लेक्चर जो है थर्मोडायनामिक्स का, उसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ प्रोसेस के आगे इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी एक्सचेंज के टॉपिक से। इससे पहले हमने टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ लिए थे, जिसके अंदर हमने क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस, है ना। फिर टाइप ऑफ प्रोसेस पे आए थे हम, जिसके अंदर आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इन सारे प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था। बहुत रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिस किसी ने मिस किया है पहले, वो पहला लेक्चर देख लेना, क्योंकि उसके बिना आगे का टॉपिक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वो उसी के अंदर कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ इंट्रोडक्शन था, जो थ्रू आउट अब चैप्टर में चलने वाला है। आज का अपना जो चैप्टर है, जैसे इंटरनल एनर्जी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी एक्सचेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने पिछली बार भी, हमने हर बार एग्जांपल के लिए रखा था, ये या तो ये था जो सिस्टम था, या ये था जो क्लासरूम सिस्टम है ना, जिसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस तुम सब लोग थे। इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस मान लो गैसेस है। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस को अगर कहीं बाहर से हीट मिले, एनर्जी मिले, या बाहर से ना भी मिले, उनके अंदर खुद ही एनर्जी होगी, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वॉल पे, और सारी वॉल्स में से अगर पिस्टन मूवेबल है तो उसको वो मूव करा देंगे, है ना। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अब मैं क्या बात कर रहा हूं कि यहां पर इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी मतलब जो विद इन द सिस्टम जो पार्टिकल्स है, उनके पास जो एनर्जी है, किस फॉर्म में होगी, कहां से आएगी? इंटरनल एनर्जी कहां से आएगी? उनके अंदर खुद ही है। हो सकता है टेम्परेचर की वजह से उन्होंने एनर्जी गेन करी हुई थी, इंटरमॉलिक्यूलर मूवमेंट है, कोलिजन्स है, काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं वहां पे। तो हमारे पास जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है सिस्टम के अंदर, पोटेंशियल, काइनेटिक, जिस भी फॉर्म में है, थर्मल एनर्जी हो गई है, सारी एनर्जीज का मिला जुला के जो सम है, उसको हम क्या कह रहे हैं? इंटरनल एनर्जी। और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक एनर्जी। उनको हम क्या कह रहे हैं बच्चा? इंट्रिंसिक एनर्जी। क्या है? द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सब्सटेंस और अ सिस्टम इज कॉल्ड इंट्रिंसिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। ये बात क्लियर है? तो यू हमारे पास क्या है बच्चा? यू है जो इंटरनल एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन। इंटरनल एनर्जी चेंज एज अ स्टेट फंक्शन। The change in internal energy of the reaction may be considered as the difference between the internal energies of the two state। हमने क्या बात करी? Internal energy change जो है, change in internal energy may be considered as the difference between the internal energies of the two state। हमने क्या कहा? अगर स्टेट चेंज होती है तो क्या स्टेट चेंज होने से इंटरनल एनर्जी पे कोई चेंज आना चाहिए? अगर स्टेट चेंज हो तो क्या इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आना चाहिए? आना चाहिए। क्यों? इंटरनल एनर्जी है क्या? जो विद इन द सिस्टम पार्टिकल्स के पास टोटल मिला जुला के एनर्जी है। अब अगर मान लो कोई चीज, पूरा सिस्टम है किसी सॉलिड फॉर्म में, या छोड़ो लिक्विड फॉर्म में, अब लिक्विड से अगर वो वेपराइज हो जाता है, तो वो क्या कर रहा है? वेपराइज होने का मतलब हुआ कि उसने अपनी एनर्जी, या फिर मैं कहूं कि एक्सपैंड हो गया। अगर वो एक्सपैंड होता है तो उसकी फॉर्म चेंज होगी, स्टेट में चेंजेस आने के चांसेस हैं। स्टेट चेंज होगी तो उसकी एनर्जी कम या ज्यादा होगी कि नहीं? देखो, अब एनर्जी तो कंजर्व्ड होती है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। हमें पता है यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी जा कहां रही है? मैंने अभी क्या बोला? इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस है, उनके पास बहुत सारी एनर्जी है, उसने धक्का मारा ऊपर को, ये पिस्टन ऊपर गया, अंदर जो पार्टिकल्स थे उनकी एनर्जी में कुछ कमी आई होगी। क्यों आई होगी? अपने से सोचो। हमारा ये सिस्टम है, वापस से ये दीवार कौन सी? मूविंग है ना। मान लो मूवेबल दीवार है, फिर से पड़ोसी के शोरूम पे कब्जा करने की कोशिश, यहां से तुमने मारा धक्का, धक्का मारा, जोर लगाया, जोर लगाया, जोर लगाया, दीवार थोड़ी सी सरका दी, लेट अस अज्यूम मूवेबल थी। हम थकेंगे कि नहीं? थक जाएंगे ना काम करके। दीवार को धक्का मारा है, अच्छा खासा जोर लगाया, तो थोड़ी देर में थक गए। क्यों? एनर्जी कहां गई? एनर्जी गई है वर्क डन में। एनर्जी गई है वर्क डन में। दैट मीन्स अगर किसी तरीके का कोई वर्क डन होगा तो वही एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। अब तुम कहो नहीं नहीं, एनर्जी तो चेंज कैसे हो रही है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय कैसे? डिस्ट्रॉय नहीं हुई है,
दैट एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। याद करो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल्स। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल्स। ये इंटर कन्वर्टेबल है। मैं किसी सिस्टम पे वर्क डन करके सिस्टम की एनर्जी बढ़ा सकता हूं। अगर सिस्टम किसी तरीके का वर्क डन कर दे तो वो अपनी एनर्जी घटा लेगा। ये बात समझ में आ गई है। अगर बाहर से एनर्जी सप्लाई हो जाए तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, या सिस्टम पर वर्क डन हो जाए तो भी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर सिस्टम खुद वर्क करेगा तो क्या होगा, तो एनर्जी कम हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसने अपनी इंटरनल एनर्जी को वर्क डन में यूज कर लिया। यहां पर अब हमारे पास जो टॉपिक है इसके अंदर है अपने पास कि हम बात क्या कर रहे हैं बच्चा। देखो अपने पास जो टॉपिक है इसमें है यूए, हमारे पास क्या आ गया, इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेट ए, यूबी इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेट बी। दो स्टेट्स हैं, अगर चेंज इन स्टेट हुआ है तो डेल्टा यू इज गिवन बाय यूबी माइनस यूए, दैट इज डिफरेंस इन द टू इंटरनल एनर्जीज ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स। डेल्टा यू इज यू ऑफ प्रोडक्ट माइनस यू ऑफ रिएक्टेंट, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये भी ठीक है। अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है या जिसके अंदर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है, अपने को पता है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदलेंगे, उस दौरान जो एनर्जी में चेंज आएगा दैट इज डेल्टा यू एंड इट इज गिवन बाय यूपी माइनस यूआर। अब अगर यूपी दैट इज सॉरी डेल्टा यू, अगर डेल्टा यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव कब आएगा, ये नेगेटिव तब आएगा जब यूपी दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स की वैल्यू इन मैग्नीट्यूड इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से कम रहेगी। बेसिक मैथ से सीधा सा भाई, जिसके आगे नेगेटिव अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो हमारा आंसर नेट नेगेटिव आएगा, मतलब रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट की कम हो गई है। रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई है, तो हम क्या कहेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गई है, नेगेटिव। और अगर उल्टा हो जाए कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की कम थी, तो यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव। हाँ जी, दोनों सेम कैसे हैं बेटा, यूपी माइनस यूआर में अगर यूपी की वैल्यू ज्यादा होगी तो नेट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बेसिक मैथ्स। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव वाले की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी तो नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आई है ये बात, पक्का। अब मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो मैंने अभी तुमसे छोटा सा एग्जांपल देके दीवार सरकाने वाला एक एग्जाम हमने डिस्कस किया, क्या है, किस किस तरीके से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। सबसे पहला, अगर यहां पर फिर से वही वर्किंग सब्सटेंस, फिर से अंदर वर्किंग सब्सटेंस है, ये हमारा क्या है, सिस्टम है, जैसे ये क्या है, सिलेंडर, जो कि ऐसा सिस्टम काम कर रहा है, इसमें मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। अगर इसके अंदर जो गैसेस हैं, जो वर्किंग सब्सटेंस है, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे हों और ये वॉल्स अगर कंडक्टर हों तो वो एनर्जी को क्या करेगा, बाहर छोड़ देगा। अपने को पता है ये वाली बात, हीट ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है ना, हमेशा यही होता है, हीट का जो फ्लो होगा वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगा। अगर कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो यहां से हीट निकल के बाहर जाएगी कि नहीं, सॉर्टेड है ये वाली बात, है ना। तो पहला तो क्या हो सकता है कि हीट की फॉर्म में एनर्जी का आदान प्रदान हो। अगर यहां ठंडा होता, बाहर गर्म होता, तो बाहर से अंदर आ जाती हीट, अगर ये कंडक्टिंग वॉल्स होते। तो एक तो एनर्जी का ट्रांसफर किस फॉर्म में हो सकता है, सीधा सीधा हीट की फॉर्म में, सीधा है। दूसरा तरीका है वर्क की फॉर्म में, जो मैंने अभी तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे कहा था कि अगर हम दीवार पे धक्का मारेंगे तो हम थक जाएंगे, क्योंकि हम अपनी एनर्जी को ही यूज करके वर्क डन कर रहे हैं। किसी को इसमें दिक्कत समझ में आया ये? तो हम दो तरीके से एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के साथ। पहला फॉर्म क्या है, सीधा सीधा एनर्जी ट्रांसफर, दूसरा फॉर्म है वर्क डन। क्लियर है ये? तो हमारे पास हीट पासेस इनटू अ सिस्टम और आउट ऑफ सिस्टम, तो हीट एनर्जी एक्सचेंज हुआ, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। चाहे सिस्टम पर वर्क हो जाए, चाहे सिस्टम खुद वर्क डन कर दे, चाहे हम दीवार को धक्का मार के पड़ोसी के शोरूम पे कब्जा करें या पड़ोसी ही बदमाश बन के हम पे कब्जा कर ले, दोनों सिचुएशन में वर्क डन हो रहा है। वर्क डन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि पिस्टन मूव कर रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम में एक्सपेंशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम में कंप्रेशन। बट दोनों सिचुएशन में
चेंज इन एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही है। तो दो तरीके से कैसे कैसे चेंज हो सकता है, आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट और इन टर्म्स ऑफ वर्क। क्लियर है? ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट और बहुत आसान चीज है सुनने में, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला अपना, कि किस किस तरीके से हीट या वर्क की फॉर्म में हम एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग एज अ हीट इफ दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ऑब्वियस है, हीट तो तभी इधर से उधर होती है अगर दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग टेम्परेचर पे होंगे। हीट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एंड द चेंज ऑफ एनर्जी which is the result of a temperature difference is called heat। यही होता है। क्या होता है? हीट होती भी क्या, देखो हम हीट क्या कहते हैं, हीट किस वजह से है, जितना टेम्परेचर डिफरेंस हो और इधर से उधर एनर्जी चली जाए तो हम उस जाने वाली एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, हीट जा रही है। क्यों हीट ट्रांसफर हो रही है? क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पे, ये लोअर टेम्परेचर है। फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर अगर हीट ट्रांसफर होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, वो जो एनर्जी ट्रांसफर होगी दैट इज हीट। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। Change in internal energy is due to transfer of heat from the system to surrounding or from the surrounding to the system। ये बात समझ में आई है? समझ में आई है? अब इंटरनल एनर्जी से हीट कैसे रिलेट करें। अब अपने वापस एग्जांपल पे आते हैं। तुम सब कौन हो? एक सिस्टम का पार्ट जो कि वर्किंग सब्सटेंस हो। हीट है एक बाहर से आने वाली एनर्जी या अंदर से बाहर जाने वाली एनर्जी। मान लो अब हम सबके पास कुछ खाने पीने योग्य सामान था, समोसा था, समोसे लगा लेते हैं, समोसे एनर्जी सोर्स है, मोटू पतलू में देखा हुआ है हमने, ठीक है। जिसको नहीं पता उसे नहीं पता, ठीक है। तो उसके अंदर अगर समोसे हैं हम सबके पास तो एनर्जी सोर्स है। मान लो बाहर से कोई लोग आते हैं, हमारे समोसे ले जाते हैं, हमारी एनर्जी खत्म हो गई। हमारी एनर्जी खत्म हुई क्या, किस फॉर्म में खत्म हुई? समोसे हैं हीट। अगर वो हीट एनर्जी बाहर गई तो ओवरऑल विद इन द सिस्टम इंटरनल एनर्जी कम हो गई कि नहीं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गई। या फिर जो हमारे पास है वो तो है, बाहर से कोई आके दयावान आदमी हमको अपने समोसे गिफ्ट कर जाता है। अब वो जो चाहे समोसे दे गया, उसने हमें शक्तियां दे दी, एनर्जी दे दी। अगर बाहर से अब एनर्जी आई, हीट ट्रांसफर हुई फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, अब हमारे पास पावर आ गई, तक पावर नहीं शक्ति आ गई, एनर्जी आ गई। अब वो जो एनर्जी आई उसने क्या करा, हमारे सिस्टम के वर्किंग सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट चाहे अंदर से बाहर गई चाहे बाहर से अंदर आई हीट, दोनों फॉर्म का एंड रिजल्ट क्या हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सॉर्टेड। फिर हमारे पास आता है Q इज पॉजिटिव। ये लिखेंगे बच्चा, Q इज पॉजिटिव, दैट मींस ट्रांसफर ऑफ हीट इज पॉजिटिव इफ हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। बहुत प्यारी सी बात लिखी हुई है भाई, बाहर से कोई चाय समोसे दे जाए तो अच्छी बात है, तो क्यू पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि अच्छी बात है भाई, बाहर से एनर्जी सिस्टम के अंदर आ रही है, सराउंडिंग से बाहर से कोई आके हमें एनर्जी दे गया, बहुत बढ़िया। नेगेटिव कब होगी, अगर कोई हमारे समोसे छीन के लेके जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा होगा, इफ हीट क्यू इज नेगेटिव इफ हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। सिस्टम से निकले और सराउंडिंग में अगर चली जाएगी तो हम क्या कहेंगे, क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये बात समझ में आई है? किसी को इसमें दिक्कत है? क्यू पॉजिटिव कब है, व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। क्यू नेगेटिव कब है, व्हेन हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम एंड इट इज गिवन टू द सराउंडिंग। तो सिस्टम से निकाल के बाहर दे दोगे तो क्यू नेगेटिव माना जाएगा, और अगर बाहर से अंदर हीट आएगी तो क्यू पॉजिटिव मानी जाएगी। सॉर्टेड। बहुत सीधी सी चीज है ये। फिर आता है हमारे पास वर्क डन। अब वर्क डन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग डिफर इन द प्रेशर। हीट किस फॉर्म में आदान प्रदान हो रही थी, अगर टेम्परेचर डिफरेंस था, है ना। हीट किस वजह से ट्रांसफर हो रही थी इधर से उधर, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस था तो हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जा रही थी। अब यहां ये फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है, यहां पे अंदर से जो गैसेस हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली उनके अंदर। वो जो काइनेटिक एनर्जी के साथ इसके सरफेस पे, अंदर पिस्टन के सरफेस पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, आके टक्कर मार रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो भी ये ऊपर मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब तक ये प्रेशर, अगर फ्रिक्शन ना होता, मान लो फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि देखो फ्रिक्शन आएगा तो अपने तरीके का एक रोल प्ले करेगा। अगर यहां फ्रिक्शन नहीं है तो ये
ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगेगा, ये क्या है, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ना इसका मास है ना फ्रिक्शन है, अज्यूम करो। तो ये पिस्टन ऊपर से लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण नीचे जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन अंदर भी तो गैसेस हैं जो इसे ऊपर को धक्का मार रही हैं। तो ये तब तक इक्विलिब्रियम में है जब तक इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर है, तब तक पिस्टन मूव नहीं करेगा। तो कोई वर्क डन नहीं है। क्यों? वर्क डन का मतलब क्या होगा, या तो ये पिस्टन ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए तो वर्क होगा। बात ठीक है। अब अगर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाए, ऊपर वाला प्रेशर अंदर से लगने वाले प्रेशर से ज्यादा हो जाए, ऊपर वाला प्रेशर अंदर से लगने वाले प्रेशर से ज्यादा होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया तो पिस्टन कंप्रेस होना शुरू हो गया। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। कब? जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। ऐसे ही अगर इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो जाए, वो पिस्टन पे अंदर से प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगी तो ये बाहर को एक्सपैंड करेगा, ये बाहर को एक्सपैंड करेगा। तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम, ये क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम। हुआ क्यों? ये पिस्टन का मूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। जब तक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक किसी तरीके का वर्क डन नहीं होगा। तो पहला मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हीट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुआ था। सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसफर वर्क, इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर टिल देयर प्रेशर बिकम इक्वल। क्लियर है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ फोर्स आ गई, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने डीएक्स से लिख दिया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ये लिखो अब, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। ठीक है, ये क्लियर है? चलो अब आती है डेरिवेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन रिलेवेंट बहुत है। देखो एक एक करके इसको समझते जाएंगे, साथ के साथ डायग्राम बनाना। यहां पे हमारे पास है सिलेंड्रिकल सब्सटेंस जिसके अंदर हमने वर्किंग सब्सटेंस रखा हुआ है, एंड दिस सिलेंडर इज फिटेड विद मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक है, ये हमारा एक मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जिसके साथ हमने इसे फिट किया हुआ है। इसके अंदर अपना कुछ वर्किंग सब्सटेंस है। डन, सिंपल चीज है ये तो, जो तब से हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब यहां पर ये जो हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं बेटा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब अंदर से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे होंगे? ऊपर की तरफ धक्का लगाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं मान लेता हूं कि अंदर से लगने वाला जो प्रेशर है P इंटरनल, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर। क्या बोला मैंने? जितना अंदर से प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर के कंपैरेटिवली। अगर इंटरनल ज्यादा होगा तो वो पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का मार देगा और ये पिस्टन क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा और गैस एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, ये गैस ऊपर की तरफ जाने की वजह से गैस एक्सपैंड हो गई है और ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड होगी कि नहीं। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, मान लो इसे मैंने dx लिख लिया, ये डिस्प्लेसमेंट है किसकी? पिस्टन की। अगर अंदर से प्रेशर ज्यादा था, उसने धक्का मारा, पिस्टन को ऊपर लेके गया, कितना डिस्प्लेसमेंट कराया बच्चा? dx। अब एक बात बताओ, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है। एरिया कौन सा है? क्रॉस सेक्शनल है ना, जो पिस्टन है उस एरिया पे प्रेशर लग रहा है। क्लियर है ये? तो फोर्स पर यूनिट एरिया बहुत सॉर्टेड था हमारा। अब अगर फोर्स की मैं बात करूं, फोर्स क्या होता है हमारा? यहीं से अगर मैं F को निकालूं, P इंटू ए, सॉर्टेड है ये भी। अब यहां पे एक और बात देखो बेटा, ये जो प्रेशर है अगर मैं किस केस के लिए लेके चल रहा हूं, अगर वो इंटरनल प्रेशर ज्यादा होता। अब ये दोनों केसेस हो सकते हैं। मैं एक बार, ये वाला इंटरनल वाला केस समझ में आ रहा है, मैं एक बार यहां अगर मैं लेके चलूं कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो, मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि नोट्स के अंदर मैंने पहले एक्सटर्नल के रेफरेंस में कराया, उसके बाद इंटरनल है, तो वो सीक्वेंस में ही चला देता हूं। तो यहां पे अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो ये जो फोर्स लगा है वो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से लगा है ना।
एक्सटर्नल प्रेशर क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया एक्सटर्नल। किसी को दिक्कत इसमें? अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो क्या हुआ, ये कंप्रेस होगा पिस्टन। ये जो पिस्टन पहले यहां था वो अब नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट dx की है और कुछ नहीं चेंज हो, सॉर्टेड है। अब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन को ये नीचे लेके आ गया, यहां से इधर डिस्प्लेसमेंट हुई है dx की, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। किसी को इसमें दिक्कत? सॉर्टेड है। अब एक बात बताओ, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास लगा है इसकी वजह से क्या हुआ, पिस्टन नीचे आया तो वर्क डन हुआ है। अगर मान लो मैं स्मॉल वर्क डन ले लूं, मैंने क्या लिया कि ये जो वर्क डन हुआ है ये क्या है, स्मॉल वर्क डन हुआ है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं, यही होता है वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला एक एक्सटर्नल प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। अब एक बात देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू dx क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया को dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगा कि नहीं, स्मॉल वॉल्यूम एस एरिया इंटू dx। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत तो नहीं है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना। अगर हम सिलेंडर के एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये अगर h है, ये एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो ध्यान से देखो वॉल्यूम तभी बनती है ना। तो इसको अगर मैं a मान लूं और ये h लिखूं तो मेरे पास v बनेगा। बच्चे यहां तक समझ में आ गया सबको कि ये हमारे पास जो वर्क डन है क्या आ गया अपने पास, प्रेशर इनटू एरिया इंटू dx, और एरिया इंटू dx को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां पर हमारे पास जो वर्क डन आ गया, ये आ गया एक्सटर्नल प्रेशर टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर है? तो ये जो वर्क डन आ गया है ये क्या निकल गया हमारे पास, चेंज इन वॉल्यूम के बराबर। अब एक बात देखो, अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को यूज किया है, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हुई है। अगर यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो इसने गैस को कंप्रेस कर दिया है, गैस कंप्रेस हो गई है तो फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा थी। तो जो हमारे पास डेल्टा वी आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा वी क्या आएगा, नेगेटिव। ये बात समझ में आई है? जो ये चेंज इन वॉल्यूम आया है ये नेगेटिव डीवी या डेल्टा वी, इसको जैसे मर्जी लिख लेना, कोई उससे दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डेल्टा वी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करो और डीवी, तो ये नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं। तो जो वर्क डन आएगा इट इज इक्वल टू माइनस पीई एक्स डेल वी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्रेशर। क्लियर है बच्चा? ठीक बात है। अगर गैस एक्सपैंड करे, इफ गैस एक्सपैंड्स, तो क्या होगा, अगर गैस एक्सपैंड करेगी तो हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगी। सीधी सी बात है भाई, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगी तो वह क्या होगा, देखो अब यहां पे एक अजीब सी चीज समझ रहा, ये जो हमारे पास आया है ये ओवरऑल हमने क्या कर दिया है, ये वर्क डन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया है। ध्यान से देखो स्क्रीन पे, हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला माइनस ऑफ पी एक्स वी एफ माइनस वी आई, सॉर्टेड, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसके अंदर हम इस चेंज इन वॉल्यूम के हिसाब से वैल्यूज डालेंगे। अगर गैस एक्सपैंड करेगी वी एफ इज ग्रेटर देन वी आई, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। गैस एक्सपैंड करिए, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, है ना। नीचे से जो पार्टिकल्स थे, जो वर्किंग सब्सटेंस था, उन्होंने जोर ज्यादा लगाया, गैस एक्सपैंड कर गई, W इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। और अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम रहेगी एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, W इज पॉजिटिव। क्लियर है? वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। यहां से जस्टिफिकेशन निकली, ओवरऑल टोटल वर्क डन क्या होगा, सिग्मा दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ स्मॉल वर्क डन, जो भी छोटे छोटे से वर्क डन हुए थे क्योंकि हमने स्मॉल वॉल्यूम के लिए लिया है, ओवरऑल जो नेट चेंज आया होगा, सिग्मा लगा दो या इंटीग्रेशन लगा दो। तो टोटल एक्चुअल फॉर्मूला क्या बना, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी। सॉर्टेड है? यहां तक क्लियर है? अब एक और चीज पे ध्यान दो बच्चे, यहां पे अगर मैं इंटरनल प्रेशर की बात करूं, या तो इंटरनल प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा एक्सटर्नल से या कम होगा। हमने कहा P इंटरनल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल प्लस माइनस डेल्टा पी। प्लस माइनस डेल्टा पी का लॉजिक पता चल रहा है कि या तो उससे डेल्टा पी ज्यादा होगा या कम होगा, और जब तक प्रेशर डिफरेंस होगा उसी वजह से वर्क डन होने वाला है।
तो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा P। अब यहां तक सॉर्टेड है बच्चे, पता चल रहा है ना कि मैं P एक्सटर्नल और इंटरनल को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे? अगर गैस एक्सपैंड हुई थी तो कंप्रेशन के लिए, अगर कंप्रेस हुई थी तो एक्सपेंशन के लिए। अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस के हिसाब से वर्क डन निकाल रहा हूं तो प्रेशर कौन सा आ जाएगा? अगर मैंने पहले एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में निकाला था तो अब इंटरनल के रिस्पेक्ट में निकलना चाहिए, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस काम करेगा कैसे? अगर एक्सटर्नल प्रेशर ने कंप्रेस किया था तो इंटरनल प्रेशर उसे एक्सपैंड करेगा। ये बात समझ में आई है? तो अब मैं इंटरनल प्रेशर की टर्म्स में लिख रहा हूं, जहां हमारे पास वर्क डन एक्सटर्नल टाइम्स dV था, वेयर चेंज इन वॉल्यूम वाज फ्रॉम V1 टू V2। मैंने यहां इसको लिखा नेगेटिव साइन एज इट इज, P एक्सटर्नल को लिखा P इंटरनल प्लस माइनस स्मॉल चेंज इन प्रेशर टाइम्स dV। कोई दिक्कत समझ में आया ये? अब अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं, एक बार dV P इंटरनल के साथ मल्टीप्लाई, एक बार dP के साथ मल्टीप्लाई, स्मॉल चेंज इन प्रेशर, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, इतनी दो छोटी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो नेट रिजल्ट और छोटा हो जाएगा, विच इज नेग्लिजिबल। तो इसको तो साइड करो, इग्नोर करो। V1 से V2 P इंटरनल इंटू डेल्टा V, ये हमारे पास क्या है? रिवर्सिबल वर्क डन। डन है? ये पॉइंट समझ में आया? अब यहां पर जब रिवर्सिबल के लिए वर्क डन आया है तो यहां हमारे पास क्या है? देखो बच्चे, हमारे पास है PV इज इक्वल टू nRT, ये पता है आइडियल गैस इक्वेशन। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। PV इज इक्वल टू nRT, क्लियर है? तो यहां से अगर मैं प्रेशर को N बाय VRT लिख लूं तो कोई दिक्कत, और जो हमारे पास प्रेशर की मतलब वैल्यू थी रिवर्सिबल वर्क डन के लिए, उसकी जगह पे N बाय VRT मैंने सब्स्टिट्यूट किया। अब N बाय VRT डालने से N नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर पे सब हो रहा है, ये सब कांस्टेंट अब बाहर निकालते हैं इंटीग्रेशन से, बचा dV बाय V। 1 बाय V का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग ऑफ V, नेचुरल लॉग ऑफ जो भी हमारे पास यहाँ x है, जैसे 1 बाय x होगा तो नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। और इंटीग्रेशन आता है अपने को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट में x की जगह b, एक बार लोअर लिमिट में a, और बीच में आता है माइनस। पता है सबको ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? हाँ जी, क्लियर है ना? इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, नहीं पता बच्चा? नहीं आइडिया? देखो एक बार ये देख लो, ये बहुत छोटी सी चीज है पर जगह जगह लगती है इंटीग्रेशन की। जिसको नहीं आइडिया है, मैथमेटिकल टूल्स में हमने बहुत डिटेल में किया था ये, जिसको नहीं पता है एक बार यहां देख लो। अगर मेरे पास x की पावर n dx a टू b, इसका सीधा सीधा क्या लगेगा बच्चे? पावर रूल लगता है, x रेज टू दी पावर n प्लस 1 a से b, क्या करेंगे? एक बार अपर लिमिट डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये तो हमारा सीधा पावर रूल होता है, पावर एक इंक्रीज करी और उससे डिवाइड कर दिया। 1 बाय n प्लस 1 एज इट इज, एक बार x की जगह अपर लिमिट माइनस लिख के एक बार x की जगह लोअर लिमिट। ये सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन में अब हमारे पास क्या था? 1 बाय v dv के रिस्पेक्ट में, है ना? और लिमिट्स कहां से कहां जा रही थी हमारे पास? v1 से v2, वो नेगेटिव साइन है, वो बाद में देखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 बाय v का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग ऑफ v, और v1 से v2। तो अब लिमिट्स कैसे सब्स्टिट्यूट होंगी? नेचुरल लॉग ऑफ v2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? नेचुरल लॉग ऑफ v2 बाय v1 में इसे लिख सकता हूं लॉग ऑफ a माइनस b, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b को लॉग ऑफ a बाय b में लिख सकता हूं, ये लॉग की सिंपल प्रॉपर्टी है। और नेचुरल लॉग को अगर मुझे लॉग लिखना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करो, ये प्रॉपर लॉग में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये याद रखेंगे, जब इंटीग्रेशन हुआ तो नेचुरल लॉग था, अगर उसे प्रॉपर लॉग में लिखना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है ये? तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई माइनस एन आर टी, नेचुरल लॉग ऑफ v2 माइनस v1, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? एन आर टी 2.303 से मल्टीप्लाई लॉग ऑफ v2 बाय v1। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट डेरिवेशन है पेपर में। वर्क डन इन रिवर्सिबल केस या फिर वर्क डन इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर, जिसको हमने अल्टीमेटली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से वॉल्यूम के टर्म्स में लिख के फाइनल रिजल्ट निकाला है।
इसी में अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अपने को पता ही है, तो P1 बाय P2 को V2 बाय V1 से रिप्लेस कर सकता हूं। अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो यही फॉर्मूला रिवर्सिबल में वर्क डन -2.303 nRT log P1 बाय P2 की टर्म्स में भी लिख सकता हूं। डन है। ग्राफ क्या बना आप देखो, अगर यहां पे क्या हो रहा है, अगर इंटरनल वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, यही है ना। क्या हो रहा है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये होता भी है। अगर वॉल्यूम कम है, अगर हम सब बहुत दूर दूर फैल कर बैठ गए हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ गई, लेकिन प्रेशर बहुत कम हो गया। अब हम वॉल्स पे ज्यादा धक्का नहीं मारेंगे, आपस में ज्यादा धक्का मुक्की नहीं करेंगे। लेकिन अगर वॉल्यूम घट जाए तो पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ जाएंगे, तो उसकी वजह से जो इंटर मॉलिक्यूलर कोलिजन है और साथ में जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे कोलिजन है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम कम हुई तो प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ी तो प्रेशर घट गया। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और उसी का ये ग्राफ है। सॉर्टेड है बच्चा, यहां तक क्लियर है। फिर हमारे पास आता है एक फ्री एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम, जब बाहर से कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा, उस केस में हम क्या कहते हैं कि उसे फ्री एक्सपेंशन कहेंगे। नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और नॉट, क्योंकि बाहर से कोई काउंटर प्रेशर है ही नहीं, प्रेशर डिफरेंस नहीं है, तो जो एक्सपेंशन हो रहा है वो फ्री एक्सपेंशन की फॉर्म में हो रहा है, हम वर्क डन नहीं कहेंगे उसे। सॉर्टेड है। इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे ये जो आज हमने किया है, उसी बेसिस पे ये कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं हर किसी को अटेम्प्ट करने, और उसके बाद हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा। डन।